नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। महबूब देश आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी मैनपुरी से भगवान राम को लेकर उठे उस सियासी तूफान की, जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा बढ़ा दिया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी भाजपा पर निशाना साधते हुए भगवान राम को कुछ ऐसा कह गए जिस पर सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि संत समाज भी गुस्से में है। इसके बाद बात होगी अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को दिए गए जीत वाले मंत्र की, जिससे करहल और जसवंत नगर के कार्यकर्ताओं के बीच एक नई वोट रेस शुरू हो सकती है। क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि देखना है कि करहल और जसवंत नगर में समाजवादी पार्टी को जिताने में कौन आगे रहता है। यानी कि इन्हीं दो विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। भाजपा ने शाक के मतदाताओं को साधने के लिए रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने शाक्य समाज को अपने पाले में लाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रचार के लिए उतारा है। लेकिन स्वामी प्रसाद ने मैनपुरी के मंच पर पहले ही दिन विवादों के अंधड़ को हवा दे दी, जिस पर सियासत का पारा हाई है। क्योंकि भाजपा के खिलाफ बोलते बोलते स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान राम तक चले गए, जिसे भाजपा ने लपक लिया तो संत समाज अलग नाराज है। सो अब राम पर छिड़ा घमासान आने वाले दिनों में क्या रंग लाता है, ये सवाल बड़ा हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित चाल, राम के नाम पर सियासत में उबाल। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी के चुनावी मंच से ऐसा बयान दिया जिसने राम और राम मंदिर को मैनपुरी उपचुनाव के केंद्र में ला दिया, जिसकी सतह से उठता बयानों का बवंडर सियासत को नई दिशा दे रहा। दरअसल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, भाजपा नारा लगाती है कि मोदी जी आए हैं, राम को लाए हैं, तो क्या भाजपा ने राम को पैदा किया? स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी को भी घसीट लाए। मोदी जी आए हैं, राम को लाए हैं। जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया। ये मोदी जी आए तो राम पैदा हुई, इससे पहले राम थे ही नहीं। ये राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहते। राम को भी राम का भी सौदा कर लेते हैं। मैनपुरी के चुनावी मंच पर स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान से जो बयान निकला, उसने मैनपुरी के महासमर में न सिर्फ सियासत की दिशा को मोड़ दिया, बल्कि सियासत की डोर धर्म विशेष से जोड़ दी, जिस पर मैनपुरी से लखनऊ तक और लखनऊ से मेरठ तक हंगामा बरपा है। मैं पूछना चाहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से और समाजवादी पार्टी से कि राम भक्तों और कार सेवकों पर गोली चलाने वाले को राम की चर्चा करने का भी हक है क्या? और मैं मौर्य जी से तो एक बात और पूछना चाहता हूं, कितने घाट का पानी पी चुके हो और कितने घाट का पानी पीना बाकी है, ये भी मैनपुरी की सभा में जनता को बता दें, जो उनके बारे में सच सामने आए। यूं तो स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा पर निशाना साध रहे थे, कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे, लेकिन फिर जोश में स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे शब्दों का प्रयोग कर बैठे जिसे भाजपा ने लपक लिया। बहुजन समाज पार्टी में जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे तो तमाम इसी प्रकार की बदजुबानी किया करते थे, लेकिन जब तक भाजपा के साथ रहे कभी उन्होंने कोई आपत्तिजनक बयान या कोई संवेदनाओं को छूने वाला बयान, ऐसा कोई बयान नहीं दिया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी में जाने के बाद से जिस तरह की बात उन्होंने कही है, ये अपने आप उनके संस्कारों को दिखाने का काम कर रही है कि वो जिस पार्टी में है उस पार्टी के संस्कारों को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन प्रभु राम पर इस प्रकार का अपमानजनक बयान ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये पहली बार नहीं है कि राम के नाम पर सियासत आसमान पकड़ा है। इससे पहले भी राम के नाम पर राजनीति को हवा दी जाती रही। फर्क सिर्फ इतना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान मैनपुरी उपचुनाव के बीच में आया, जिस पर बयानों का बवंडर अयोध्या तक उठ रहा। देखिए, जिन जिन लोगों का राजनीतिक करियर समाप्त होता जा रहा है, उन लोगों के पास अब कोई काम तो बचा नहीं। अब वह लोग क्या कर रहे हैं कि सनातन धर्म के प्रमुख देवी देवताओं पर अनावश्यक अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भाजपा में रहे हैं और जिस रूप में रहे हैं वह उनको पता है। इसको छोड़ करके सपा में चले गए हैं। अब उनकी जो भाषा है वह भी पहले अनुकूल रही,
अब विपरीत हो गई है, प्रतिकूल हो गई है। मैनपुरी संसदीय सीट समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से गली गली और बूथ दर बूथ चुनाव जिताने में जुटे हैं। खुद अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से मिल रहे, उनका जोश बढ़ा रहे। कोशिश ऐसा माहौल तैयार करने की है जो मैनपुरी के महासमर में समाजवादी पार्टी को सियासी माइलेज दिला सके। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के मुखमंडल से निकले बयान ने सपा को धर्म के नाम पर सजे सियासी दंगल में घसीट लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मैनपुरी का चुनावी दंगल में जीत सुनिश्चित करने के लिए अखिलेश यादव जमीन पर उतर गए हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र करहल से की और यहीं से संदेश निकला है और सवाल भी कि क्या आने वाले दिनों में वोट के लिए शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए रेस लगेगी। क्योंकि अखिलेश ने साफ लफ्जों में कार्यकर्ताओं से कहा है कि देखना है कि जसवंत नगर और करहल में समाजवादी पार्टी को जिताने में कौन आगे निकलता है। अखिलेश ने बयान तब दिया है जब गुरुवार को अखिलेश यादव शिवपाल से मिले और इसी मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी को यकीन हो चला है कि मैनपुरी में जीत का रिकॉर्ड सपा बनाएगी। मैनपुरी विजय की समाजवादी रेस, मुकाबला शिवपाल वर्सेस अखिलेश। असली बात यही है कि अब मुकाबला होना है करहल और जसवंत सिंह विधानसभा में कौन ज्यादा वोट। आजमगढ़ में किसने दिया समाजवाद को धोखा? साजिश ने सपा के विजय रथ को रोका। आजमगढ़ हम धोखे में आ गए। ये मैनपुरी लोकसभा है, यहाँ की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हारने नहीं देगी। मैनपुरी के महासमर में अखिलेश यादव ने प्रचार का बिगुल फूंक दिया है और साथ ही ये संदेश दिया कि मैनपुरी में समाजवाद की विजय पताका फिर लहराएगी। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा क्षेत्र के दिहुली कस्बे में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश ने परिवार की एकजुटता का संदेश दिया। गुरुवार को हुई चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात का जिक्र किया। फिर कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, मैनपुरी में मुकाबला विरोधियों से नहीं बल्कि करहल और जसवंत नगर के बीच है कि इस विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी को कितने वोट मिलते हैं। चाचा उनसे भी मैं मिल लिया। तो असली बात यही है कि अब मुकाबला होना है करहल और जसवंत सिंह विधानसभा में कौन ज्यादा वोट। दिलचस्प बात यह है कि शिवपाल यादव को विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर सीट पर 90,077 वोट से जीत मिली थी, जबकि अखिलेश यादव ने करहल सीट पर 66,782 वोट से जीत दर्ज की। आंकड़ों के लिहाज से अखिलेश यादव शिवपाल यादव से पीछे छूट गए थे। ऐसे में मैनपुरी के चुनावी मंच पर जब दोनों नेता एक साथ हैं, तो चर्चा चल निकली है कि किसके विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी को कितनी बढ़त मिलेगी। दरअसल चाचा शिवपाल यादव के साथ आने से समाजवादी पार्टी में जोश हाई है, लेकिन मैनपुरी में जीत की राह आसान नहीं लगती, क्योंकि मैनपुरी में भाजपा पूरी ताकत के साथ उतरी है, जिसने समाजवाद का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में पहले ही समाजवादी पार्टी को मात दे दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा, कहीं मैनपुरी में आजमगढ़ वाला खेला ना हो जाए। इस पर अखिलेश यादव का जवाब सुनिए। वो कभी कभी कहते हैं कि अभी आजमगढ़ हराया है, मैनपुरी भी हरा देंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ हम धोखे में आ गए। ये मैनपुरी लोकसभा है, यहाँ की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हारने नहीं देगी। मैनपुरी संसदीय सीट से सैफई परिवार की साख जुड़ी है। ऐसे में अखिलेश यादव ने खुद मैनपुरी की कमान संभाल रखी है, तो पूरा परिवार एकजुट होकर मैनपुरी के मैदान में है। वहीं कार्यकर्ता आजमगढ़ की हार से सबक लेकर जी जान से जुटे हैं। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, नेताजी के किए हुए कार्यों को याद करते हुए उनका पूरा रिकॉर्ड डंपल यादव सबसे ज्यादा वोटों से ये जीत रही है। क्यों? ऐतिहासिक कार्य, जन्मस्थली, कर्म भूमि सब नेताजी की यहाँ रही है। अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं
और जो पहले नेताजी ने जो मतलब जीत जो हासिल कराई थी उससे अच्छी जीत हासिल कराएंगे। उन्होंने ये बोला है कि आप बूथ पे जाइए और जैसे लोग प्रधानी लड़ते हैं उसकी तरह से चुनाव लड़ना है। 1-2% से हम जो सरकार बनाने में रह गए थे उसे 2% को कम से कम 20% बदलना है। केवल हम युवाओं पर एक जिम्मेदारी ऐसी आई है कि हमारे बीच आज नेताजी नहीं है, सभी युवा हम असली श्रद्धांजलि हमारी ये होगी कि पूरे भारत में रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम डिम्पल जी को जिता के यहाँ से भेजेंगे। बूथ मैनेजमेंट पर समाजवादी पार्टी अपना पुरजोर फोकस रखे हुए है। तमाम विधानसभाओं को लेकर अलग अलग नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राम गोपाल यादव के घर वॉर रूम बनाया गया है। इसके साथ ही तमाम बड़े नेता जैसे तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव को अलग अलग विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। सामाजिक समीकरणों को देखते हुए भी दूसरी जातियों के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। यूं तो मैनपुरी संसदीय सीट पर मुकाबला सपा और भाजपा के बीच है, लेकिन भाजपा की रणनीति ने चुनावी जंग को जाति पर ला दिया है। भाजपा ने मैनपुरी में यादव के बाद दूसरे सबसे बड़े वर्ग शाक्य समाज से आने वाले रघुराज शाक्य पर दांव खेला, जिसकी काट ढूंढने के लिए समाजवादी पार्टी ने पहले आलोक शाक्य को मैनपुरी का जिला अध्यक्ष बनाया और अब स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव प्रचार के लिए उतार दिया, जो कि रघुराज शाक्य पर सीधा वार कर रहे हैं। जब किसी तालाब में किसी मछुआरा जाता है मछली मारने के लिए, तो बड़ी मछली को पकड़ने के लिए उस कटिया में छोटी मछली को फंसा देता है। तो जिसको कैंडिडेट उतारा है, ये मात्र शाक्य समाज को फंसाने के लिए उतारा है। शाक्य समाज बचे रहना, वो कटिया में छोटी मछली आई है कैंडिडेट के रूप में, वो शाक्य समाज को गुमराह करने के लिए आया, शाक्य समाज को बांटने के लिए आया, शाक्य समाज में श्रद्धांजलि के लिए आया है। मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी की कोशिश हर एक मोर्चे पर घेराबंदी करने की है, जिससे भाजपा को मैनपुरी में जीत का एक भी मौका न मिल सके। ये बात और है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखने वाली भाजपा मैनपुरी चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार का अध्याय लिखने का ख्वाब संजोए है। आज तो सपा एक समाजवादी पार्टी बन गई है। सपा का भविष्य अब आम जनता की आवाज़ है कि अब समाप्त हो गया है, और इसलिए भाजपा के प्रत्याशी श्री रघुराज सिंह शाक्य, जो वहाँ से सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उनकी उपचुनाव में भारी अंतर से विजय सुनिश्चित है, कमल खिलना सुनिश्चित है। केशव मौर्य जी जो खुद अभी हार के आए हैं, जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा हार गया हो, क्या आपको लगता है कि उसे भाषण देने की नैतिक रूप से जरूरत है? हक है उसका? दूसरी बात, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का घर है, पूरा क्षेत्र नेताजी का गढ़ है, नेताजी का कर्म क्षेत्र है, नेताजी ने यहाँ काम किया है। नेताजी समाजवादी पार्टी से अलग थे क्या? समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली आजमगढ़ और रामपुर जैसी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनावों में जीत के बाद भाजपा उत्साहित है, तो सपा के सामने उपचुनाव में अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, क्योंकि मैनपुरी उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी की भूमिका क्या होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। समाजवादी गली गली बूथ दर बूथ पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं, तो भाजपा चक्रवर्ती विजय के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रही है। भाजपा रणनीति पर आगे बढ़ रही है, जिस रणनीति के तहत भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, और इसी रणनीति के तहत भाजपा अपने 18 शीर्ष नेताओं को मैनपुरी के चुनावी मैदान में उतारने जा रही है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों के अलावा सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हैं। वहीं रामपुर और खतौली उपचुनाव के लिए भी भाजपा ने मंत्रियों, पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी। उपचुनाव के कुरुक्षेत्र में भाजपा की व्यूह रचना। समाजवाद के गढ़ में मंत्री संभालेंगे मोर्चा। भाजपा के चौधरी की रणनीति करेगी खेला। मैनपुरी संसदीय सीट, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसे लेकर भाजपा ने सियासत की बिसात उस छोर तक बिछाई है जो मुख्य विपक्षी दल सपा को
उसी के गढ़ में हराने का मादा रखती है। भाजपा उपचुनाव में अपनी जीत और सपा की हार के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए भाजपा मिशन 18+ के तहत चुनावी रणनीति को धार देगी। दरअसल भाजपा ने मैनपुरी संसदीय सीट और रामपुर खतौली विधानसभा सीट के लिए नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी है। इसमें पार्टी के पदाधिकारी और मंत्री भी शामिल हैं। मैनपुरी संसदीय सीट पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, स्मृति ईरानी, बीएल वर्मा, महेंद्र नाथ पांडे, पंकज चौधरी, सहयोगी दल अपना दल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ साथ संजय निषाद समेत 18 चेहरे चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो लगातार मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में लोगों से संवाद कर रहे हैं, संगठन स्तर पर तमाम रणनीतियां बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कहा जाए माइक्रो लेवल पर बीजेपी ने यहां चक्रव्यूह रच दिया है। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक हर बूथ पर 21 लोगों की टीम बीजेपी ने गठित की है। इसके साथ ही हर विधानसभा में 5 मंडल हैं, वहां विस्तारकों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। शक्ति केंद्रों पर को एक्टिव कर दिया गया है, वहां भी 3-3 लोगों की मीटिंग ड्यूटी लगा दी गई है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मजबूत संगठन के जरिए इस पूरे कहा जाए चुनाव को जीतना चाहती है। मैनपुरी के महासमर में भाजपा ने जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी उसमें 6 केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद और 7 मंत्री शामिल हैं। कमोबेश यही रणनीति रामपुर और खतौली को लेकर है। रामपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम शामिल है। मतलब भाजपा की रणनीति बिल्कुल साफ है कि किसी भी स्तर पर चूक नहीं होनी चाहिए। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं और मंत्रियों की पूरी सेना उतार दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, जल शक्ति मंत्री बलदेव सिंह औलख और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह को चुनाव प्रचार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, पार्टी ने संगठन के कई बड़े नेताओं को चुनाव प्रभारी बनाकर रामपुर में चुनाव प्रचार के लिए उतार दिया है। खतौली में भाजपा ने मंत्री सोमेंद्र तोमर, जसवंत सैनी और ब्रजेश सिंह को जिम्मेदारी दी है। ये तमाम नेता 20 नवंबर से चुनावी रण क्षेत्र में कमान संभाल लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 20 नवंबर से 3 दिन तक मैनपुरी में ही रहेंगे और भाजपा की जीत की संभावनाएं तलाशेंगे। खतौली विधानसभा उपचुनाव जीतने को बीजेपी एक ऐसा चक्रव्यूह रचने जा रही है कि जिसके हर द्वार पर सरकार और संगठन के मजबूत सिपहसालार खड़े होंगे, जो विपक्ष का हर वार झेलने और पलटवार करने में निपुण होंगे। चूंकि मुजफ्फरनगर जिले से डॉक्टर संजीव बालियान और कपिल देव अग्रवाल 2 मंत्री हैं और खतौली विधानसभा सीट इसी मुजफ्फरनगर के अंतर्गत आती है, इसलिए दोनों ही मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हालांकि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तमाम मंत्रियों की फौज कमल के पक्ष में माहौल बनाने के लिए खतौली की रणभूमि में उतरेगी। इस बीच भाजपा के नेता और सरकार के मंत्री लगातार चुनावी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस मैनपुरी सीट पर है। कोई चुनौती नहीं है और किसी की परंपरागत सीट नहीं है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। भाजपा ने तीनों ही सीटों पर जातिगत समीकरणों पर मंथन के बाद उम्मीदवार उतारे। दूसरा, इसी रणनीति से भाजपा आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव जीत चुकी है, जिससे भाजपा उत्साहित है। लेकिन सपा को भाजपा के इस उत्साह में अति आत्मविश्वास नजर आता है। समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएगा और भारी बहुमत से हराएगा। तीनों सीटें निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जहाँ तक मैनपुरी की बात है, हमारी परंपरागत है, नेताजी की सीट है, नेताजी की उनकी इंतकाल के बाद में उस पर इलेक्शन हो रहा है, तो क्या सोचने की बात है। भाजपा को लेकर कहा जाता है कि वो हमेशा चुनावी मूड में रहती है और जिस स्तर पर उपचुनाव के लिए
भाजपा ने तैयारी की है उससे बिल्कुल साफ है कि भाजपा उपचुनाव के नतीजों में 2024 लोकसभा चुनाव के लक्ष्य को साधने निकली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची रेडी हो गई है, लेकिन निकाय चुनाव की तारीखों पर बड़ा ट्विस्ट है। दरअसल पहले उम्मीद की जा रही थी कि नवंबर के आखिर में तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन अब शीतकालीन सत्र की तारीखों की घोषणा के बाद माना जा रहा है कि सत्र के बाद ही निकाय की तारीखों का ऐलान हो सकता है। मतलब ये कि 8 दिसंबर को जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे, उसी के साथ बजेगा निकाय चुनाव के रण का बिगुल। निकाय के लिए रेडी वोटर लिस्ट। चुनाव की तारीखों पर बड़ा ट्विस्ट। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कब होंगे, तारीखों का ऐलान कब होगा, इन तमाम सवालों के बीच मतदाता सूची फाइनल हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग को 8 जनवरी से पहले उत्तर प्रदेश के सभी 763 नगर निकायों के चुनाव कराने हैं, जिस पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। पहले माना जा रहा था कि नवंबर के आखिर में निकाय चुनावों की तारीख का ऐलान हो सकता है, लेकिन अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों के बाद नया संदेश आ गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा, जो कि 7 दिसंबर तक यानी 3 दिन तक चलेगा। इस स्थिति को देखें तो निकाय चुनाव की अधिसूचना 7 दिसंबर के बाद कभी भी जारी हो सकती है, क्योंकि सत्र से पहले अधिसूचना जारी होती है तो आचार संहिता लगने पर सत्र की राह में संवैधानिक रोड़ा लग सकता है, क्योंकि योगी सरकार की योजना शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट के साथ साथ कई योजनाएं लाने की है। मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद निकाय चुनाव की अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। पहले माना जा रहा था कि ये अधिसूचना नवंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी की जा सकती है, लेकिन अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अधिसूचना 5 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद ही जारी होगी। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि इस बार जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें सरकार अनुपूरक बजट भी लाएगी और संभव है कि सरकार इस दौरान कुछ नई योजनाओं की घोषणा भी करे। इस बीच नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुटे हैं। भाजपा बूथ स्तर पर तैयारी कर रही भाजपा की कोशिश हर एक निकाय में कमल खिलाने की है, जिसके लिए योगी सरकार ने मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। क्योंकि अभी आरक्षण निश्चित नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा समय है, किंतु भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग से, हर समाज से अपने प्रत्याशी तैयार कर रही है। हमारे और विश्लेषण में आज के लिए फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।